फ्यूचरलेंस में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा क्योंकि हमारे सामने एक भयानक कार्य है और एक बार जब हम इस राह पर चल पड़े तो पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं। अब आगे एपिसोड 28 डॉक्टर सीवार्ड की डायरी जारी। जब हम बर्कले होटल पहुंचे तो वैन हेल्सिंग को उनका इंतजार करती हुई एक तार मिली। मैं ट्रेन से आ रही हूं। जोनाथन वेडबी में है। महत्वपूर्ण समाचार। मीना हारकर। प्रोफेसर बहुत प्रसन्न हुए। आह, वो अद्भुत मैडम मीना, उन्होंने कहा। स्त्रियों में मोती। वो आ रही है। लेकिन मैं रुक नहीं सकता। उन्हें तुम्हारे घर जाना होगा। मित्र जॉन, तुम्हें स्टेशन पर उनसे मिलना चाहिए। रास्ते में उन्हें तार भेज दो ताकि वो तैयार रहें। जब तार भेज दिया गया तो उन्होंने एक कप चाय पी। चाय के दौरान उन्होंने मुझे एक डायरी के बारे में बताया जिसे जोनाथन हार्कर ने विदेश में रहते हुए लिखा था, और उसकी टाइप की हुई प्रति भी मुझे दी, साथ ही मिसेज हार्कर की विडबी वाली डायरी भी। इन्हें लो, उन्होंने कहा, और इन्हें अच्छी तरह पढ़ो। जब मैं लौटूंगा तब तुम्हें सारे तथ्यों की पूरी जानकारी होगी और हम अपनी जांच बेहतर ढंग से शुरू कर सकेंगे। इन्हें सुरक्षित रखना क्योंकि इनमें बहुत खजाना छिपा है। तुम्हें अपनी पूरी आस्था की आवश्यकता होगी, तुम जैसे व्यक्ति को भी जिसने आज जैसी घटना देखी है। यहां जो कुछ लिखा है, ये कहते हुए उन्होंने कागजों के पुलिंदे पर अपना हाथ भारी और गंभीरता से रखा। वो तुम्हारे, मेरे और कई अन्य लोगों के अंत की शुरुआत हो सकता है, या फिर उन अंडेड के अंत की घंटी बजा सकता है जो इस धरती पर चलते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं सब कुछ खुले मन से पढ़ो, और यदि तुम किसी भी तरह इस कहानी में कुछ जोड़ सकते हो तो अवश्य जोड़ो, क्योंकि सब कुछ महत्वपूर्ण है। तुमने इन अजीब घटनाओं की डायरी रखी है ना? हाँ, तब जब हम मिलेंगे तो हम इन सबको साथ में पढ़ेंगे। फिर उन्होंने अपने प्रस्थान की तैयारी की और थोड़ी ही देर में लिवरपूल स्ट्रीट के लिए रवाना हो गए। मैं पैडिंगटन की ओर चला, जहां मैं ट्रेन आने से लगभग 15 मिनट पहले पहुंच गया। भीड़ धीरे धीरे वैसे ही छंट गई जैसे आगमन प्लेटफॉर्म पर अक्सर होता है, और मुझे चिंता होने लगी कि कहीं मैं अपनी अतिथि को पहचान न पाऊं। तभी एक मधुर चेहरे और सुघड़ रूप वाली युवती मेरे पास आई और एक तेज नजर डालकर बोली, डॉक्टर सीवार्ड, है ना? और आप मिसेज हार्कर हैं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, जिस पर उन्होंने अपना हाथ बढ़ा दिया। मैंने आपको प्यारी लूसी के वर्णन से पहचान लिया। लेकिन वो अचानक रुक गई और उनके चेहरे पर हल्की लाली फैल गई, जो लाली मेरे अपने गालों पर भी आ गई। उसने हम दोनों को सहज कर दिया, क्योंकि वो उनकी बात का एक मौन उत्तर थी। मैंने उनका सामान उठाया, जिसमें एक टाइपराइटर भी था, और घर की नौकरानी को तार भेजने के बाद कि मिसेज हार्कर के लिए एक बैठक और एक शयन कक्ष तुरंत तैयार कर दिए जाए, हम अंडरग्राउंड से फेंचर्च स्ट्रीट की ओर चल पड़े। समय पर हम पहुंच गए। उन्हें निश्चित रूप से पता था कि ये जगह एक पागल खाना है, लेकिन मैं देख सकता था कि भीतर प्रवेश करते समय वो अपनी सिहरन को दबा नहीं पा रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि यदि संभव हो तो वो थोड़ी देर बाद मेरे अध्ययन कक्ष में आएंगी, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ कहना था। इसलिए मैं यहां अपनी फोनोग्राफ डायरी की प्रविष्टि पूरी कर रहा हूं, जबकि मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। अभी तक मुझे उन कागजों को देखने का अवसर नहीं मिला है जो वैन हेल्सिंग मेरे लिए छोड़ गए थे। हालांकि वे मेरे सामने खुले पड़े हैं। मुझे उन्हें किसी बात में व्यस्त रखना होगा ताकि मुझे उन्हें पढ़ने का अवसर मिल सके। उन्हें नहीं पता कि समय कितना कीमती है या हमारे हाथ में कितना बड़ा कार्य है। मुझे सावधान रहना होगा कि मैं उन्हें डरा न दूं। लो, वो आ गई। मीना हार्कर की डायरी। 29 सितंबर। अपने आप को व्यवस्थित करने के बाद मैं नीचे डॉक्टर सीवार्ड के अध्ययन कक्ष में गई। दरवाजे पर मैं एक क्षण के लिए रुक गई, क्योंकि मुझे लगा कि वो किसी से बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे जल्दी आने को कहा था, मैंने दरवाजा खटखटाया, और जब उन्होंने पुकारा, अंदर आइए, तो मैं भीतर चली गई। मेरे अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि वहां उनके साथ कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेले थे और उनके सामने मेज पर वो चीज रखी थी
जिसे मैं विवरण से तुरंत पहचान गई। एक फोनोग्राफ। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था और मैं बहुत उत्सुक हो गई। अगर आपको अभी तक की कहानी पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं जितनी जल्दी हो सके नया वीडियो अपलोड कर सकूं। अब चलते हैं कहानी में। मुझे आशा है कि मैंने आपको इंतजार नहीं कराया, मैंने कहा, लेकिन मैं दरवाजे पर रुक गई थी क्योंकि मुझे लगा कि आप किसी से बात कर रहे हैं। ओह, उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं तो बस अपनी डायरी दर्ज कर रहा था। आपकी डायरी? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, उन्होंने उत्तर दिया, मैं इसे इसमें रखता हूं। ये कहते हुए उन्होंने फोनोग्राफ पर हाथ रखा। मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हो गई और अचानक बोल पड़ी, अरे, ये तो शॉर्ट हैंड से भी बेहतर है। क्या मैं इसे कुछ कहते हुए सुन सकती हूं? निश्चित रूप से, उन्होंने उत्सुकता से उत्तर दिया और उसे बोलने के लिए तैयार करने के लिए खड़े हो गए। फिर वो रुक गए और उनके चेहरे पर परेशानी का भाव छा गया। असल बात यह है, उन्होंने असहज होकर कहना शुरू किया, मैं अपनी डायरी केवल इसमें रखता हूं। और चूंकि ये पूरी तरह, लगभग पूरी तरह मेरे मामलों के बारे में है, इसलिए ये थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है। मेरा मतलब है, वो रुक गए और मैंने उनकी झिझक दूर करने की कोशिश की। आपने प्यारी लूसी की अंतिम समय में देखभाल की थी। मुझे सुनने दीजिए कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि मैं उसके बारे में जितना जानती हूं, उसके लिए मैं बहुत आभारी रहूंगी। वो मेरे लिए बहुत, बहुत प्रिय थी। मेरे आश्चर्य के लिए उन्होंने भयभीत चेहरे के साथ उत्तर दिया, उसकी मृत्यु के बारे में आपको बताऊं? दुनिया की किसी भी कीमत पर नहीं। क्यों नहीं? मैंने पूछा, क्योंकि मेरे भीतर कोई गंभीर, भयानक भावना उठ रही थी। फिर वो रुक गए और मैं देख सकती थी कि वो कोई बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में वो हकलाते हुए बोले, आप देखिए, मुझे ये नहीं पता कि डायरी के किसी खास हिस्से को कैसे ढूंढा जाए। वो अभी बोल ही रहे थे कि अचानक उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने अनजाने में, एक अलग आवाज में और बच्चे जैसी सरलता से कहा, यह बिल्कुल सच है, मेरी इज्जत की कसम, ईमानदार भारतीय। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, जिस पर उन्होंने मुंह बनाया। इस बार मैं खुद ही पकड़ में आ गया। उन्होंने कहा, लेकिन क्या आप जानती हैं कि हालांकि मैं महीनों से ये डायरी रख रहा हूं, मुझे एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि अगर मुझे इसका कोई खास हिस्सा ढूंढना पड़े तो मैं उसे कैसे खोजूंगा। तब तक मैंने मन बना लिया था कि उस डॉक्टर की डायरी, जिसने लूसी की देखभाल की थी, शायद उस भयानक प्राणी के बारे में हमारी जानकारी में कुछ और जोड़ सके। और मैंने साहस से कहा, तो डॉक्टर सीवार्ड, बेहतर होगा कि मैं इसे आपके लिए अपने टाइपराइटर पर कॉपी कर दूं। उन्होंने ये सुनते ही लगभग मृत व्यक्ति जैसी पीली रंगत ले ली और बोले, नहीं, 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 दुनिया की किसी भी कीमत पर नहीं। मैं आपको वो भयानक कहानी जानने नहीं दूंगा। तो वो सचमुच भयानक थी। मेरी भावना सही थी। एक क्षण के लिए मैंने सोचा, और जैसे ही मेरी नजर कमरे में इधर-उधर घूमी, अनजाने में किसी चीज या अवसर की तलाश करते हुए जो मेरी मदद कर सके, मेरी नजर मेज पर रखे टाइप किए हुए कागजों के एक बड़े पुलिंदे पर जा ठहरी। उनकी नजर ने मेरी नजर का पीछा किया और बिना सोचे समझे उसी दिशा में चली गई। जैसे ही उन्होंने उस पुलिंदे को देखा, उन्हें मेरा मतलब समझ में आ गया। आप मुझे नहीं जानती, मैंने कहा, जब आप उन कागजों को पढ़ेंगे, मेरी अपनी डायरी और मेरे पति की भी, जिन्हें मैंने टाइप किया है, तब आप मुझे बेहतर जान पाएंगे। मैंने इस कार्य में अपने दिल के हर विचार को बिना झिझक दिए रखा है। लेकिन निश्चित रूप से आप अभी मुझे नहीं जानते और मुझे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आप मुझ पर इतनी दूर तक विश्वास करेंगे। वो निश्चित रूप से एक महान स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। प्यारी लूसी उनके बारे में सही कहती थी। वो खड़े हुए और एक बड़ा दराज खोला, जिसमें क्रम से कई खोखले धातु के सिलेंडर रखे थे, जो गहरे मोम से ढके हुए थे, और बोले, आप बिल्कुल सही कहती हैं। मैंने आप पर भरोसा नहीं किया क्योंकि मैं आपको नहीं जानता था।
लेकिन अब मैं आपको जानता हूं, और मुझे कहना चाहिए कि मुझे आपको बहुत पहले से जानना चाहिए था। मैं जानता हूं कि लूसी ने आपको मेरे बारे में बताया था। उसने मुझे आपके बारे में भी बताया था। क्या मैं अपने सामर्थ्य का एकमात्र प्रायश्चित कर सकता हूं? इन सिलेंडरों को लीजिए और इन्हें सुनिए। इनमें से पहले आधा दर्जन मेरे निजी जीवन से जुड़े हैं, और वे आपको भयभीत नहीं करेंगे। तब आप मुझे बेहतर जान पाएंगी। तब तक रात का भोजन भी तैयार हो जाएगा। इस बीच मैं इन दस्तावेजों में से कुछ पढ़ लूंगा और कुछ बातों को बेहतर ढंग से समझ सकूंगा। वो खुद फोनोग्राफ उठाकर मेरे बैठक कक्ष तक ले गए और उसे मेरे लिए ठीक से लगा दिया। अब मुझे निश्चित रूप से कुछ सुखद जानने को मिलेगा, क्योंकि ये मुझे एक सच्चे प्रेम प्रसंग का दूसरा पक्ष बताएगा, जिसका एक पक्ष मैं पहले से जानती हूं। डॉक्टर सीवार्ड की डायरी, 29 सितंबर। मैं जोनाथन हार्कर की उस अद्भुत डायरी और उनकी पत्नी की दूसरी डायरी में इतना डूब गया था कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब नौकरानी रात के भोजन की सूचना देने आई, तब मिसेज हार्कर नीचे नहीं आई थी। इसलिए मैंने कहा, शायद वो थकी हुई है। भोजन 1 घंटा बाद परोस देना, और मैं अपने काम में लगा रहा। मैंने अभी अभी मिसेज हार्कर की डायरी समाप्त की ही थी कि वो अंदर आई। वो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन बहुत उदास थी, और उनकी आंखें रोने के कारण लाल थी। इससे मुझे बहुत गहरा असर हुआ। हाल के दिनों में मुझे आंसू बहाने के बहुत कारण मिले हैं, भगवान जानता है, लेकिन मुझे उनका सहारा नहीं मिला। और अब उन प्यारी आंखों को हाल ही के आंसुओं से चमकता देखकर मेरा दिल पिघल गया। इसलिए मैंने जितना संभव हो सके उतनी कोमलता से कहा, मुझे बहुत डर है कि मैंने आपको दुखी कर दिया है। ओ नहीं, आपने मुझे दुखी नहीं किया, उन्होंने उत्तर दिया। लेकिन आपके दुख ने मुझे जितना छुआ है, मैं उसे शब्दों में नहीं कह सकती। वो एक अद्भुत मशीन है, लेकिन वो क्रूरता से सच्ची भी है। उसने अपनी आवाजों में आपके दिल की पीड़ा मुझे बता दी। वो मानो किसी आत्मा की तरह सर्वशक्तिमान भगवान से पुकार रही थी। किसी को भी उन्हें फिर कभी बोलते हुए नहीं सुनना चाहिए। देखिए, मैंने उपयोगी बनने की कोशिश की है। मैंने उन शब्दों को अपने टाइपराइटर पर कॉपी कर लिया है, और अब किसी और को आपके दिल की धड़कन वैसे नहीं सुननी पड़ेगी जैसे मैंने सुनी। किसी को कभी पता नहीं चलेगा। कभी नहीं, मैंने धीमी आवाज में कहा। उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और बहुत गंभीरता से कहा, लेकिन उन्हें जानना होगा, जानना होगा। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि ये उस भयानक कहानी का एक हिस्सा है, प्यारी लूसी की मृत्यु का एक हिस्सा, और उन सब बातों का जो उसकी ओर ले गई। क्योंकि इस भयानक राक्षस से धरती को मुक्त करने के संघर्ष में, जो हमारे सामने है, हमें जितना भी ज्ञान और जितनी भी सहायता मिल सके, उसकी आवश्यकता होगी। मुझे लगता है कि जिन सिलेंडरों को आपने मुझे दिया, उनमें उससे अधिक था जितना आप चाहते थे कि मैं जानूं। लेकिन मैं देख सकती हूं कि आपके अभिलेख में इस अंधेरे रहस्य पर कई रोशनियां हैं। आप मुझे मदद करने देंगे, है ना? मैं एक निश्चित बिंदु तक सब कुछ जानती हूं, और मैं पहले ही देख सकती हूं। हालांकि आपकी डायरी मुझे केवल 7 सितंबर तक ले गई कि प्यारी लूसी कैसे घिरी हुई थी और उसका भयानक भाग्य कैसे रचा जा रहा था। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग के हमसे मिलने के बाद से जोनाथन और मैं दिन रात काम कर रहे हैं। वो और जानकारी लेने के लिए भिड़ भी गए हैं, और वो कल यहां होंगे ताकि हमारी मदद कर सकें। हमें एक दूसरे से कोई रहस्य नहीं रखना चाहिए। साथ मिलकर काम करते हुए और पूर्ण विश्वास के साथ, हम निश्चित रूप से उससे अधिक मजबूत होंगे जितने हम तब होते यदि हम में से कुछ अंधेरे में रहते। उन्होंने मेरी ओर इतनी विनती भरी नजर से देखा, और साथ ही अपने व्यवहार में इतना साहस और दृढ़ता दिखाई कि मैं तुरंत उनकी इच्छा के आगे झुक गया। आप करेंगी, मैंने कहा, जैसा आप चाहें। भगवान मुझे माफ करे अगर मैं गलत कर रहा हूं। अभी और भी भयानक बातें जाननी बाकी है, लेकिन अगर आप अब तक प्यारी लूसी की मृत्यु के रास्ते पर इतनी दूर आ चुकी हैं, तो मैं जानता हूं कि आप अंधेरे में रहकर संतुष्ट नहीं होंगी।
नहीं, अंत, बिल्कुल अंत। शायद आपको शांति की एक झलक दे सके। आइए, भोजन तैयार है। जो हमारे सामने है, उसके लिए हमें एक दूसरे को मजबूत बनाए रखना होगा। हमारे सामने एक क्रूर और भयानक कार्य है। जब आप खा लेंगी, तब आप बाकी सब जान जाएंगी। और यदि कोई ऐसी बात होगी जिसे आप नहीं समझेंगी, तो मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। हालांकि वो हम लोगों के लिए स्पष्ट था जो वहां उपस्थित थे। मीना हारकर की डायरी। 29 सितंबर, रात के भोजन के बाद मैं डॉ सीवाड़ के साथ उनके अध्ययन कक्ष में गई। वो फोनोग्राफ को मेरे कमरे से वापस ले आए और मैं एक कुर्सी पर बैठ गई। मैंने फोनोग्राफ को इस तरह रखा कि मैं बिना उठे उसे छू सकूं, और उन्होंने मुझे दिखाया कि अगर मैं बीच में रुकना चाहूं तो उसे कैसे बंद किया जाए। फिर वो बहुत सोच समझ कर मुझसे पीठ फेर कर एक कुर्सी पर बैठ गए, ताकि मैं जितना संभव हो सके उतनी स्वतंत्र रह सकूं, और पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने 2 शाखाओं वाली धातु को अपने कानों पर लगाया और सुनना शुरू किया। ये थी आज की कहानी। आगे की कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए फ्यूचरलेंस के साथ। आज आप सबके लिए एक और सवाल। लंदन की प्रॉपर्टी के लिए काउंट ड्रैकुला के घर पर कौन आया था? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना। और आगे की कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।